हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रकाश स्टडी वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। तो आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मंथली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और यह जो मॉडल पेपर आपके मंथली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, सभी को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवाल को लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रा भी मिस न करना। पूरे इस वीडियो को अच्छे से देखना। चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था किस बीमारी के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी? चेचक, रिंडरपेस्ट, हैजा या प्लेग? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिंडरपेस्ट। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को किस कानून के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, मक्का को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न। क्या कहते हैं? कॉर्न। इसीलिए इस कानून को कहा जाता है कॉर्न लॉ। लॉ यानी कानून। लॉ का क्या मतलब होता है? कानून। इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बच्चों, उसको टाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाका। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, जब हम सामाजिक संदर्भ में लैंगिक विभाजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को सौंपी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने और विनियमित करने का एकमात्र अधिकार किस संस्था के पास है? तो बच्चों, ये आरबीआई के पास होता है। किसके पास होता है? आरबीआई, जिसका पूरा नाम होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों और सहकारी समितियों से मिलने वाले लोन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे औपचारिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औपचारिक क्षेत्र। आगे है बच्चों सेक्शन बी। इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मिलेगा 2 मार्क्स का, यानी सेक्शन बी से टोटल 8 मार्क्स रहेगा। तो चलिए इसे भी देखते हैं। अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा गिरमिटिया मजदूर उन बंधुआ मजदूरों को कहा जाता था जिन्हें एक निश्चित एग्रीमेंट यानी समझौते के तहत भारत से दूसरे देशों में बागानों या खदानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। यह अनुबंध आमतौर पर 5 वर्षों के लिए होता था। बच्चों, गिरमिटिया मजदूर बंधुआ मजदूर भी कहा जाता है। इसे एक एग्रीमेंट के तहत भारत से किसी दूसरे देशों में ले जाया जाता था और यह समझौता आमतौर पर 5 वर्षों के लिए होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के कोई 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य जल की कमी को पूरा करना। शुष्क ऋतु यानी गर्मी के दिनों में पानी की भारी किल्लत के समय घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर सुधारना। वर्षा के पानी को जमीन के भीतर डाइवर्ट करके भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले किन्हीं 2 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। पहला है, भारतीय राज्य का अपना कोई आधिकारिक या राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा पॉइंट है, भारत का संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने या किसी भी धर्म को न मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। अगला है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? बच्चों, इसका उत्तर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली में जब 2 पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए आपस में सहमत होते हैं तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। जैसे एक किसान को जूता चाहिए और मोची को गेहूँ। मुद्रा के आने से यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। तो बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था,
जैसे कि एक किसान को जूता चाहिए तो वो जूता कहाँ मिलेगा, मोची के पास, और मोची को गेहूँ चाहिए तो किसान मोची को गेहूँ देगा और मोची किसान को क्या देगा, जूता। इसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसीलिए इसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहते हैं, जो कि मुद्रा आने से यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। बच्चों अब यहाँ से सेक्शन सी शुरू होगा, जिसमें 2 प्रश्न देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का, यानी सेक्शन सी से टोटल 6 मार्क्स रहेगा। तो चलिए इसे भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं 3 मुख्य लाभों की व्याख्या कीजिए। बच्चों इसका उत्तर होगा, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के 3 मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है कृषि के लिए सिंचाई। इन परियोजनाओं के माध्यम से विशाल नहरें निकालकर पानी को देश के उन दूर दराज और सूखे इलाकों तक पहुंचाया जाता है जहां वर्षा कम होती है, जिससे कृषि पैदावार बढ़ती है। आगे है बच्चों दूसरा पॉइंट, जल विद्युत यानी बिजली उत्पादन। बांधों की ऊंचाई से गिरते हुए तेज पानी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर प्रदूषण मुक्त बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो उद्योगों और घरों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, बाढ़ नियंत्रण। वर्षा ऋतु में नदियों के अत्यधिक पानी को बांधों के जलाशयों में नियंत्रित तरीके से रोक लिया जाता है, जिससे निचले मैदानी इलाकों को विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से बचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋण यानी लोन के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के 3 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोतों में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। बच्चों आप लोग इस तरह एक कॉलम लगाएंगे और उसके बाद आप लोग इसी तरह औपचारिक एक साइड लिखेंगे और एक साइड अनौपचारिक। इधर आप लोग औपचारिक के बारे में लिखेंगे और इधर आप लोग अनौपचारिक के बारे में लिखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। औपचारिक स्रोत में इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंक और सहकारी समितियां आती हैं, और अनौपचारिक स्रोत में क्या आता है इसके अंतर्गत साहूकार, महाजन, जमींदार, मित्र और रिश्तेदार आते हैं। औपचारिक स्रोत में इनकी ब्याज दरें बहुत कम, पारदर्शी और निश्चित होती हैं। अनौपचारिक स्रोत में इनकी ब्याज दरें बहुत अधिक और मनमानी यानी शोषणकारी होती हैं। औपचारिक स्रोत में इनके कामकाज और नियमों पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI निगरानी रखता है। अनौपचारिक स्रोत में इनके ऊपर निगरानी रखने वाली कोई भी सरकारी या केंद्रीय संस्था नहीं होती। तो बच्चों यही था ये तीनों औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के अंतर। तो यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चल सके कि 6 जुलाई को किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही नोट्स, PDF टेस्ट और एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़े। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपके डाउट का सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।